मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय का कि सोवियत संघ का विघटन होने का क्या क्या कारण थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद शीत युद्ध का दौर चला था, जिसका कालखंड है 1945 से लेकर 1991 तक। लेकिन जब शीत युद्ध का दौर आरंभ हुआ तो इसमें दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, जिसमें एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। दोनों एक दूसरे को अपने से ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए दोनों में युद्ध चल रहा था। जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से बना हुआ था, लेकिन 1991 तक आते आते सोवियत संघ का जो 15 गणराज्य था वो अलग थलग हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होने का निम्नलिखित कारण। पहला है एक दल प्रभुत्व का सत्ता होना। कहने का अर्थ है कि जो सोवियत संघ में 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना हक जमाए रखा। सोवियत संघ में तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना हक जमाया, लेकिन वो कभी भी जनता का भलाई के लिए काम नहीं किया। वो कभी भी किसी भी जनता कोई भी उससे सवाल करता था तो जनता को जवाब नहीं दे पाता था, जिससे जनता को उन पे शक होने लगा, कम्युनिस्ट पार्टी पे शक होने लगा। और यह भी एक प्रमुख कारण बनी सोवियत संघ का विघटन होने का। और दूसरा प्रमुख कारण है संसाधनों का सही से प्रयोग नहीं करना। ऐसा बात नहीं था कि सोवियत संघ के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन वो जो अपने लोगों की जगह वो जो संसाधनों का प्रयोग करता था वो परमाणु हथियार बनाने में और सैन्य खर्चे में अधिक उपयोग करता था। और जो दूसरी जगह उपयोग करता था वो पूर्वी यूरोप के विकास पे उसका उपयोग करता था, ताकि जो पूर्वी यूरोप है वो सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे, और जिस कारण सोवियत संघ के लोगों का विकास नहीं हो पाया, और यह भी एक विघटन का प्रमुख कारण बने। और तीसरी कारण है अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता नहीं होनी। कहने का अर्थ है कि जो सोवियत संघ के जो लोग थे उनको जो भी कठिनाई होती थी वो जनता के प्रति सरकार को वो नहीं बता पाते थे, क्योंकि जो सरकार थी वहाँ का उनको बोलने का अधिकार ही नहीं दिया। और फिर भी जो जनता थे अपनी जो परेशानी थी वो कार्टून की सहायता से बताने का प्रयास करते थे, लेकिन वहाँ की सरकार इतनी बदमाश थी कि उसने इस जो कार्टून है उसको भी दबा दिया, जिस कारण जनता में आक्रोश पैदा हुई और धीरे धीरे सोवियत संघ विघटन की ओर अग्रसर हुआ। और फिर उसका चौथा है कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा सोवियत संघ का पिछड़ना। शीत युद्ध के समय जो यूरोप था वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक था पश्चिमी यूरोप और दूसरा था पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका के साइड था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था था उसका। और वही जो उसके बाद पूर्वी यूरोप था वो था सोवियत संघ की तरफ, यानी साम्यवादी व्यवस्था से अग्रसित था। लेकिन सोवियत संघ के जो लोग थे वो भी साम्यवादी के ही तरफ थे। लेकिन जब पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के लोगों को पता चला कि हम लोग पश्चिमी देशों से पीछे हैं, तब उन लोग जो थे सोवियत संघ के लोग और पूर्वी यूरोप के लोग वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसित होने लगे, और यह भी विघटन होने का प्रमुख कारण बना। और लास्ट है गोरबाचेव की नीतियां सबसे प्रमुख कारण है विघटन होने के। क्या हुआ था कि जो गोरबाचेव थे 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने देखा कि सोवियत संघ है जो धीरे धीरे विघटित होने के ओर जा रही है। उन्होंने सोवियत संघ को विघटित होने से बचाने के लिए कुछ उपाय किए, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था को अपनाया उसमें बहुत ज्यादा जनता को ढील दे दिए, जिस कारण जो जनता थी सोवियत संघ के उनको है जो स्वतंत्रता का स्वाद मिल गया। कहने का अर्थ है कि वो स्वतंत्रता मांगने के लिए आंदोलन करने लगे। और जो येल्त्सिन एक थे जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे, उनके आते आते 1991 तक पूरे जनता में स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से स्वाद मिल गया, और उसी समय से सोवियत संघ विघटन पूर्ण रूप से होने लगी। अब इसका निष्कर्ष की बात करते हैं। अगर आपका आंतरिक क्षेत्र अगर सरकार से अपनी सरकार से खुश नहीं है और आंतरिक क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर ले आप बाहरी लोगों से कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाहरी युद्ध से ज्यादा डेंजरस होता है आंतरिक युद्ध, और इसका सबसे बड़े उदाहरण है सोवियत संघ का विघटन। थैंक यू। अरे बाबू चलो शांत रहो। सुप्रभात, नमस्कार। मैं आपका प्यारा दोस्त अमन कुमार।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज राजनीतिक शास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 2022 का। उससे पहले 2 लाइन सुन लीजिए, क्या दिक्कत है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हौसले हारेंगे उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। देखिए अभी हम लोग का क्या चल रहा है, मोक्ष बैच चल रहा है, यानी कि जो हो चुका है वो हो चुका है। अब जो होने वाला है उस पर ध्यान देना है। तो एक बात कहना चाहूंगा कि कबीर जी का एक दोहा है, बुरा सो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। यानी कि अभी जो समय है खुद को सुधारने का समय है, ना कि दूसरी की आलोचना करने का, दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढने का। यानी कि जितना हम ध्यान देते हैं दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की आलोचना करने में, अगर वो ध्यान हम खुद कर दें कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या नेगेटिव चीजें हैं, उनको दूर करने में तो हम सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग साल भर बहुत ये सब किए, लेकिन अब 2 महीने प्रॉपर अपने आप पर ध्यान देना है। चलिए खैर ये बातें होती रहेगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। हमारा जो है 2022 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 31, समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन करें। समकालीन विश्व कहने का मतलब है वर्तमान समय में यूएनओ का क्या क्या योगदान है। तो देखिए यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने, विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके 6 प्रमुख अंग हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी इसकी एजेंसियां हैं जो विश्व के अनेक देशों के लिए काम करती है। अब बात करते हैं कि समकालीन विश्व में क्या योगदान है। तो इसके योगदान निम्नलिखित है। पहला, एक वैश्विक मंच देना, यानी कि यूएनओ है जो अपने में शामिल सभी सदस्य देशों को एक वैश्विक मंच प्रदान करती है, जिसमें चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी अपनी समस्याओं को वहां रखते हैं और उन पर विचार विमर्श कर उन समस्याओं का हल ढूंढते हैं। दूसरा है विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, यानी कि यूएनओ जब उसकी स्थापना हुई थी 1945 में, तब से लेकर अब तक वह विश्व सुरक्षा और शांति के लिए काम करते आ रही है। जिससे कुछ उदाहरण है, जैसे कोरिया की युद्ध की समाप्ति करना, भारत पाक के युद्ध को समाप्त करना, खाड़ी की युद्ध को समाप्त करना, सुएज नहर की जो समस्या थी उसका निजात देना, ये सब इनके प्रमुख उपलब्धियां हैं जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और आज भी वर्तमान समय में यूएनओ हर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए काम करते आ रही है। तीसरा है मानवाधिकार तथा लोकतंत्र की स्थापना करना। यूएनओ जो है शुरू से ही मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए कार्यरत है। मानवाधिकार कहने का मतलब है मानवों का मूल अधिकार, जो उसके जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अगर कोई भी देश के व्यक्ति के साथ उनके अधिकारों का हनन किया जाता है तो यूएनओ उसके खिलाफ एक्शन लेती है। अब है लोकतंत्र की स्थापना करना। तो जाहिर सी बात है यूएनओ स्टार्टिंग से ही लोकतंत्र पर विशेष बल देता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना में भी यूएनओ का अहम योगदान रहा है। चौथा अगर बात करते हैं तो पर्यावरण का विकास। यूएनओ शुरू से ही पर्यावरण के विकास के लिए काम करते आ रही है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारी पर्यावरण से महामारियां भी उत्पन्न हो रही है। इन सभी को देखते हुए यह ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आज वर्तमान समय में फैक्ट्री की स्थापना से अधिक ये बढ़ रही है, इससे निजात पाने के लिए यूएनओ विकसित देशों पर अनेक प्रकार के नियम कानून लगा रही है। और जो विकासशील देश विकसित होते जा रही है उसको भी यह सलाह दे रही है कि हमें पर्यावरण का नुकसान न करते हुए, यानी कि संभववाद भी करना है, लेकिन निश्चयवाद असंभववाद के मिश्रण यानी कि नव निश्चयवाद की प्रक्रिया को अपनाना है, जिससे प्रकृति को भी नुकसान ना हो। इसके लिए यूएनओ बहुत सारे कार्य वर्तमान समय में कर रही है। अगर 5वां बात करते हैं तो वह है जन कल्याण। यूएनओ शुरू से ही जन कल्याण की स्थापना को लेकर तत्पर है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो, या विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी में यूएनओ ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। अतः हम निष्कर्ष की अगर इसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यूएनओ वर्तमान समय में विश्व का एक बहुत बड़ा एकता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें लगभग 193 देश शामिल है।
जो सभी एक साथ बैठकर अपने मुद्दों, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। भारत की परमाणु नीति के उद्देश्यों का वर्णन करें। यानी कि जो भारत में परमाणु नीति के लिए किए गए हैं उसके क्या क्या मोटो है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में तथा दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया था। उसके बाद भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है। जस्ट उसके कुछ समय बाद 2003 में भारत ने परमाणु सिद्धांत को अपनाया। इसमें बहुत सारी बातें कही गई और इसी के अंतर्गत उनके उद्देश्य आ जाते हैं। इससे पहला बात कहा भारत कि हम अपने परमाणु शक्ति को इतना मजबूत रखेंगे कि दुश्मन देश उससे भय बना रहे, यानी कि जो दुश्मन देश है सामने वाला, उसमें ये डर रहे कि भारत के पास बहुत मजबूती परमाणु हथियार है। दूसरा था पहले प्रयोग न करना। भारत का कहना है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है वह उस देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। तीसरी अगर इसकी बात करते हैं तो भारत का कहना है कि पहले अगर कोई देश हम पर परमाणु हमला करता है तभी हम परमाणु हमले का विकल्प चुनेंगे। चौथा कि अगर भारत देश पर या भारत के सुरक्षा कर्मियों पर कोई भी जैविक रासायनिक हमला होता है तो उस समय भारत के पास परमाणु हथियार का विकल्प खुला रहेगा। भारत सुरक्षा एवं शांति की स्थापना के लिए परमाणु हथियार का विकल्प चुनेगा। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है, परंतु भारत का कहना है कि मैं हथियारों के होड़ की समाप्ति में आप लोग का योगदान दूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार का भेदभाव नीति का समर्थन नहीं करूंगा। इसलिए भारत ने एनपीटी में अपना हस्ताक्षर नहीं किया था और खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। जैसा कि भारत के को देखते ही पाकिस्तान ने भी क्या किया, अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। इसी प्रकार भारत की यही परमाणु नीति थी। थैंक यू। आंदोलन की प्रासंगिकता को लेकर तो इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। तो गुट निरपेक्षता जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया तो पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। दोनों के बीच, दो महाशक्ति के बीच हथियारों का होड़ था। उसी दौरान उपनिवेशवाद का समाप्ति होता है और छोटे छोटे नए स्वतंत्र देश अस्तित्व में आते हैं। इसमें से भारत भी एक था और दोनों महाशक्तियों के बीच जब हथियार की होड़ लगी हुई थी तो 9 स्वतंत्र देश के पास 2 रास्ते थे, या तो वो महाशक्ति सोवियत संघ रूस में मिल जाए या तो फिर अमेरिका में। लेकिन जो 9 स्वतंत्र देश थे उनको जब हाल ही में जो आजाद हुए तो उनको डर लग रहा था कि अगर हम महाशक्ति में किसी एक में मिल जाएंगे तो फिर से हमारी आजादी छीन सकती है। इसलिए उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति में उन्होंने यह नीति अपनाई कि अगर हम पे कोई महाशक्ति जबरन हमें अपनी ओर करता है, हमें हथियारों की गति पे हमें अपनी ओर शामिल करता है तो हम दूसरी महाशक्ति में मिल जाएंगे, जिसे दोनों महाशक्तियां डर गई और इन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में अब्दुल गफ्फार खां, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के नासिर अब्दुल ने 1956 ईस्वी में एक बैठक की। जिस बैठक को 1956 में, पहले 1956 था, उसके बाद 1961 था। तो 1956 में एक बैठक की, उसमें इंडोनेशिया की सुकर्णा और एक और घाना के एनक्रूमा ने इनका जोरदार समर्थन किया और 1961 में इसकी प्रथम सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। इसमें अगर इसकी तो बात हो गई, इसमें अगर इसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं, मतलब इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो इसमें पहला विशेषता विश्व शांति। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में कि जो जितने भी देश शामिल थे उन्होंने विश्व शांति में शीत युद्ध के दौरान
शांति स्थापित करने के प्रयास किए थे। और आज भी ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी खत्म हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि शीत युद्ध खत्म हो गया तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है। लेकिन कुछ का मानना है, मतलब अधिकांश का मानना है कि गुट निरपेक्ष आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितने की शीत युद्ध के दौरान थी। तो उन्होंने आज भी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आज भी जो युद्ध हो जाते हैं, नहीं करते हैं फिर भी मजबूरन या कहे या फिर जैसे भी कहें युद्ध हो जाते, तो उनको युद्ध को कम करने के लिए आज भी वो कार्यरत है। दूसरी प्रासंगिकता की बात करते हैं तो क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता। तो गुट निरपेक्ष के देशों ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के विशेष बढ़ावा दिए, विशेष समर्थन दिए हैं। और इसमें अगर विश्व में कोई भी देश है, अगर उसकी स्वतंत्रता पे किसी प्रकार का हानि होता है या फिर उसको डर लगता है कि हम अब स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तो इसमें वो विचार विमर्श करते हैं और वैसे चीज को रोक देते हैं जो किसी देश में कोई विकासशील देशों को स्वतंत्रता के चंगुल से बचा लेते हैं। तीसरा था न्यायसंगत की गति। तो न्यायसंगत में है कि गुट निरपेक्ष में शामिल देश न्यायसंगत को भी बढ़ावा देते हैं। इसमें अगर कभी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में कुछ राजनीतिक वैचारिक मतभेद सामने हो जाते हैं, जिसमें यह जो आंदोलन है एक सेतु का काम करता है। और चौथा, इसकी विशेषता की बात करें तो यह है एक मंच की तरह है। यूएनए के बाद विश्व में गुट निरपेक्ष एक मंच की तरह है, जिसमें विकासशील देश और विकसित देश दोनों के लिए एक मंच का काम करता है। थैंक्स अ लॉट। चलिए सर, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारणों का वर्णन करें। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में 1975-77 में में 18 महीना का जो समय लगा, इस काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। आपातकाल का विरोध करने के लिए गैर कांग्रेसीवाद का जन्म हुआ। उन्नीस तिरासी में लोक दल भारतीय जनता पार्टी मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किया था और यह मोर्चा लंबे समय तक नहीं चला था। 1984 में 2 सीटों से विजय 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद लगातार इस पर प्रगति हुई। 1989 में 86 सीटें मिली। उसके बाद 1991 में 120 सीटें प्राप्त की। इसके बाद लगातार बढ़ती चली गई। 2014 में 282 सीटें प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी। उसके बाद 2019 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी उत्थान के निरंतर कारणों का वर्णन करें। इसमें है भारत के लोगों के बीच कांग्रेस प्रति मन भोग होना और गैर कांग्रेसवाद में आपसी मतभेद होना। और तीसरा हो गया हिंदू राष्ट्रवादी को बढ़ावा देना। और चौथा राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाकर
मुद्दा पूरे देश में जोर शोर से प्रचार करना। आज वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता देश विदेश में फैलेगी। जन आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को लिखना। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब लोग बातें भी मतलब से करते हैं। चलिए जानते हैं जन आंदोलन। जन आंदोलन का तात्पर्य है कि यह किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से परिवर्तन लाना। इसके सकारात्मक परिणाम देखते हैं। जन आंदोलन लोकतंत्र को सही ढंग से समझने में सहायता करती है तथा यह लोग अब जान चुके हैं कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार है नहीं। लोग अब जान चुके हैं कि लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता है वह जनता के हाथों में निहित है। इसलिए इस तरह से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। और जो जन आंदोलन है वह जो राजनीतिक कमियों और दोषों को दूर करता है और इसमें जो सरकार सही निर्णय नहीं लेता उस पर जोर देता है। और जो आज की सरकार जो जिस समय चुनाव होता है उसमें नए वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो ये करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता पर काबिज होते हैं वह सारे जो भी वादे करते हैं वो भुला जाते हैं। अगर हम इसके नकारात्मक परिणाम को देखते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम निम्न है। नकारात्मक परिणाम, जन आंदोलन में कई दलों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं जिसके द्वारा सरकार बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध हो जाती है और इसमें जो वंचित लोग होते हैं, समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होते हैं और अधिकारहीन होते हैं, उनके अधिकारों को छीना जाता है। और इसमें जो अमीर लोग नहीं शामिल होते बल्कि आम जनता लोग शामिल होते हैं और इसमें जो उनके अधिकारों को छीना जाता है उसको मांगने के लिए आंदोलन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसान आंदोलन लेते हैं। किसान आंदोलन जब लोग सरकार से मांग कर रही थी तो सरकार नहीं मान रहा था, तब किसानों ने आंदोलन पर उतार हुआ में तब कि हार मानना पड़ा सरकार को और उनकी बातों को मानना पड़ा। इसी प्रकार से जन आंदोलन था। जन आंदोलन मुख्य रूप से जब हिंसक रूप धारण कर लेती है तो यह सिर्फ आम लोगों की ही नुकसान नहीं होती है बल्कि सार्वजनिक रूप से नुकसान होती है। इससे जैसे सरकारी संपत्ति का भी हानि होता, आम लोग की भी होता और जो अमीर वर्ग होते उनको भी हानि होता। इससे यह पता चलता है कि जन आंदोलन हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके निष्कर्ष के बारे में जानते हैं तो जन आंदोलन से न तो हमें फायदा है ना ही नुकसान बहुत ही अधिक है, क्योंकि जन आंदोलन होता है तो पूरे देश में व्यापक प्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है और देश की जो आर्थिक स्थिति विकसित की ओर जाता है वह नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब अपने ही देश में शांति उत्पन्न हो जाएगी तो वह विकसित क्या करेगा। यही जन आंदोलन। आज का हमारा 2022 का पॉलिटिकल साइंस में अंतिम क्वेश्चन लोकसभा के गठन एवं इनके कार्यों का वर्णन करें। देखिए, लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में किया गया था। अनुच्छेद 81 के भाग 1 में यह उल्लेख है। और लोकसभा का अन्य नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है अस्थायी सदन को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर इसे विघटन भी किया जा सकता है। और दूसरा है प्रिय सदन उसे कहते हैं जैसे जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है, इसी को प्रिय सदन भी कह सकते हैं। और अगला है जनता का सदन। जैसे कि राज्यसभा में राज्य के हित में बात होती है वैसी लोकसभा में पूरे भारतवर्ष के लोगों की बात होती है, जिसे हम जनता का सदन भी कह सकते हैं। आगे है, देखिए हमारे लोकसभा सीट टोटल 552 है, अधिकतम 545 पर चुनाव होता। 545 चुनाव होता। अनुच्छेद 330 के तहत एससी का 84 सीट आरक्षित है और एसटी का 43 सीट आरक्षित। ऑब्जेक्टिव के अनुसार बोलिए। चयन की प्रक्रिया, अब क्या चयन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से होती है।
जो जिसमें जनता वोट देकर लोकसभा में प्रतिनिधि को भेजता है। देखिए पहला देखिए योग्य, मतलब कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्य होना चाहिए। पहला कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, और तीसरा है किसी लाभ पर ना होना, मतलब कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और चौथा है मतलब पागलपन दिवालियापन ना होना चाहिए, जैसे कि अभी नीतीश में देखा जा रहा है पागलपन। देखिए लोकसभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष को मतलब त्याग पत्र दे सकते हैं। इनके विशेष कार्य होते हैं जैसे दंड विधेयक निर्णय और संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता, और तीसरा है निर्णय मत का अधिकार। मतलब कि 100 सीट है और 2 पार्टी मतलब 50 सीट ला चुके हैं, तो अध्यक्ष अपना वोट देकर बहुमत दे रहा था, तो निर्णय मत अधिकार होता है। और देखिए लोकसभा का कार्य होता है कानून को पारित करना। जैसे कि कानून ऐसा ही नहीं मतलब देश में पारित हो जाता है, उसे कई लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे एक है लोकसभा कानून पारित करना, और दूसरा हुआ कार्यपालिका पर नियंत्रण पाना, और तीसरा वित्तीय कार्य मतलब कि बजट का पारित करना, और है संविधान संशोधन। 34 वर्तमान विश्व में वैश्वीकरण की विवेचना करें। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? तो जितने भी वैश्वीकरण का अर्थ है कि सभी देशों के अर्थव्यवस्था को एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें श्रम वस्तु का निवेश एक देश से दूसरे देश में किया जाता है। तो वर्तमान में वैश्वीकरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा है? राजनीतिक क्षेत्र में इसका बात कर